हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। बच्चों, हम लोग 12th का चैप्टर पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, यानी प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन। इसकी 2 क्लासें बेटा कंप्लीट हो चुकी थी और ये बेटा थर्ड क्लास है। और इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन लेंस, पतले लेंस हेतु प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंस हेतु प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष ये एग्जाम में आती है, तो अच्छी तरह देखिएगा बच्चों। लैंग्वेज क्या कि हमने लेट किया है यहाँ पर कि माना एल एक पतला लेंस है, माना एल एक पतला लेंस है जो दो पृष्ठ P1 और P2 से मिलकर बना हुआ है। क्या कहा गया बच्चों कि माना एल एक पतला लेंस है जो दो पृष्ठ P1 और P2 से मिलकर बना हुआ है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बच्चों R1 और R2 है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। पहले लेंस की वक्रता त्रिज्या बच्चों R1 है और दूसरे लेंस की वक्रता त्रिज्या R2 है। अब इस लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें पृष्ठ P1 पर आती हैं। कहां पर आती हैं बच्चों? पृष्ठ P1 पर आती हैं। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए P2 नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए P2 नहीं है, तो इन प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब P2 की अनुपस्थिति में, P2 की अनुपस्थिति में बिंदु I डैश पर बनता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए P2 नहीं है, तो जो O पर वस्तु रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब P2 की अनुपस्थिति में बच्चों कहां पर मिलता है? I डैश पर मिलता है। कहां पर मिलता है? I डैश पर मिलता है, प्रतिबिंब बनता है, मतलब सॉरी। अब ये जो प्रतिबिंब है I डैश, ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बच्चों? आभासी वस्तु का। ये जो प्रतिबिंब है दूसरे पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? I पर प्राप्त होता है। कहां पर प्राप्त होता है बच्चों? I पर प्राप्त होता है। वस्तु की दूरी U है, पहले प्रतिबिंब की दूरी V डैश है और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी बच्चों V है। ये कंडीशन था बच्चों, दोनों ओर के माध्यम समान है बेटा। जो इधर है बेटा यही आपका इधर अपवर्तनांक है, दोनों ओर के माध्यम समान है। तो फिर सुन लीजिए क्या बताया गया कि माना L एक पतला लेंस है जो दो पृष्ठ P1 और P2 से मिलकर बना हुआ है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बच्चों कैपिटल R1 और R2 है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। अब इनके मुख्य अक्ष के बिंदुओं पर एक वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें पृष्ठ P1 पर आती हैं और P2 की अनुपस्थिति में, मान लिया P2 नहीं बच्चों, ये पृष्ठ P2 नहीं है, तो इसकी अनुपस्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चों? I डैश पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब बना ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। वस्तु की दूरी U, प्रथम प्रतिबिंब की दूरी V डैश, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी बच्चों V है। चलिए अब हम लोग डेरिवेशन पर चलते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में सुन लीजिए क्या होगी। लेट L इज अ थिन लेंस, let L is a thin lens, let L is a thin lens and this lens is formed with two surface P1 and P2. This lens is formed with two surface P1 and P2. ये जो लेंस है तो दो सरफेस P1 और P2 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। On the principal axis, on the principal axis of this lens at point O, on the principal axis of this lens at point O, an object is located, an object is located whose image is formed at point I dash in the absence of surface P2. O पर जो ऑब्जेक्ट रखी बेटा इसका इमेज I डैश पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ सरफेस P2, फॉर सरफेस P2, फॉर सरफेस P2 this image, this object, sorry, this image works as virtual object for surface P2. This image works as virtual object and final image is formed at point I. मतलब दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करता है और फाइनल इमेज कहाँ कंस्ट्रक्ट होता है? I पर कंस्ट्रक्ट होता है। अब
object is, the distance of object is u and distance of first image is v dash and final image is v। अब देखिए डेरिवेशन तो लिखा है फॉर फर्स्ट सरफेस P1। कौन से पृष्ठ बेटा, पहले पृष्ठ P1 के लिए, फर्स्ट सरफेस P1 के लिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस P1 के लिए फ्रॉम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। पहले लेक्चर में बताया गया था इस चैप्टर के कि गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से n/v - 1/u = n-1/r, ये आपको गोली पृष्ठ बनना ना सरफेस ये, तो बेटा n/v - 1/u = n-1/r। पहले सरफेस के लिए v मतलब इमेज की डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी बच्चों, तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है v डैश, u मतलब ऑब्जेक्ट, पहले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट है u, ठीक है। n-1/r, r पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ठीक, पहले सरफेस के लिए हो गया, ठीक। n/v - 1/u = n-1/r से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसके बाद v की जगह बच्चों v डैश क्यों लिया गया, क्योंकि पहले सरफेस के लिए इमेज ये है जिसकी डिस्टेंस ये है बच्चों v डैश। दूसरे सरफेस के लिए बात करते हैं फॉर सेकंड सरफेस, ठीक, फॉर सेकंड सरफेस फ्रॉम फार्मूला वही फार्मूला यूज करेंगे, n/v - 1/u = n-1/r। अब क्या हो जाए बच्चों दूसरे सरफेस, देखिए पहले सरफेस पर लाइट रे की डायरेक्शन बच्चों, लाइट रे की डायरेक्शन ऐसे बेटा, दूसरे सरफेस के लिए लाइट रे की डायरेक्शन ये, पहले सरफेस के लिए जो इंसिडेंस रे मतलब प्रकाश की किरण की दिशा बेटा ऐसे है, दूसरे सरफेस के लिए प्रकाश की किरण की दिशा ऐसे विपरीत है। और आपको हमने डेरिवेशन कराई थी बच्चों कि प्रकाश की किरण की दिशा विपरीत होने पर अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था कि अगर लाइट रे की डायरेक्शन रिवर्स होती है, लाइट रे की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो n की जगह 1/n लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिवर्स हो जाते हैं। प्रकाश की किरण की दिशा विपरीत होने पर अपवर्तनांक भी व्युत्क्रम हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे सरफेस के लिए लाइट रे की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो फार्मूला वही n/v - 1/u = n-1/r। यहाँ पर समझिए n की जगह 1/n क्यों लिखा गया बच्चों, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण की दिशा विपरीत हो रही, लाइट रे की डायरेक्शन रिवर्स हो रही, तो n की जगह 1/n, जहां जहां n है 1/n। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी बच्चों, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब ये जिसकी दूरी v है, इमेज की डिस्टेंस, दूसरे सरफेस के लिए इमेज की डिस्टेंस v है। u मतलब ऑब्जेक्ट, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्ग कर रहा है जिसकी डिस्टेंस बेटा v डैश है, v डैश = n की 1/n - 1 की जगह r2। ये बच्चों n इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये n एलसीएम ले लिया जाए तो 1 - n/n/r2, तो n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब पहले इक्वेशन में देखो बेटा r अकेले है, इसमें r के साथ ये है, तो क्या करो n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई किया दोनों पक्षों में हमने, तो n से n कैंसिल आउट, n/v डैश, n से n कट गया, 1 - n/r2 हो गया। अब क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो भैया बायां पक्ष जो है बाएं पक्ष से लेफ्ट साइड इज एडेड बाय लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी एडेड बाय राइट साइड, तो n/v डैश - 1/u, 1/v - n/v डैश, यानी ये इससे ऐड हुआ, देखिए ठीक, n - 1/r1, 1 - n/r2 इससे ऐड हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, यहां से देखिए n/v डैश माइनस n/v डैश प्लस, तो n/v डैश कैंसिल आउट, ठीक। तो यहां पर क्या बचेगा, 1/v - 1/u, 1/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r1, यहां माइनस कॉमन लिया तो n - 1/r2 हो जाएगा, n - 1/r2, 1/v - 1/u किसके बराबर, 1/f के बराबर हो जाएगा बच्चों, 1/f इज इक्वल टू n - 1 कॉमन हो गया बच्चों यहाँ पर, तो 1/r1 - 1/r2 हो गया, तो ये 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2, ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बच्चों, किसके लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू
थिन लेंस, पतले लेंस के लिए प्रकाश का अपवर्तन। एक बात और बता दे बच्चों, इट इज आल्सो नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला, इसको लेंस के निर्माताओं का सूत्र भी कहा जाता है। बोर्ड में कभी कभी लिख कर आ जाता है कि लेंस के निर्माताओं के सूत्र का निगमन कीजिए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी n 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, ये आपको लेंस के निर्माताओं का सूत्र है। अगर नोट करना चाहे कुछ तो आप नोट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन का सूत्र, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन का सूत्र। देखिए न्यूटन्स फार्मूला बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या बच्चों समझिएगा, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है। इस लेंस का प्रथम फोकस बिंदु बच्चों f1 है और द्वितीय फोकस बिंदु f2 है। लेंस का प्रथम फोकस बिंदु f1 है, द्वितीय फोकस बिंदु बेटा f2 है। इसके प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर, इसके प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, x1 दूरी पर बच्चों, कितनी दूरी पर, x1 दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्या रखी है, देखिए L एक लेंस है बच्चों, इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट f1 है, सेकंड फोकल पॉइंट f2 है। प्रथम फोकस बिंदु f1 है, द्वितीय फोकस बिंदु f2 है। इसके प्रथम फोकस से x1 दूरी पर, प्रथम फोकस से x1 दूरी पर एक वस्तु रखी है। इस वस्तु से देखिए एक समांतर प्रकाश की किरण जाएगी जो फोकस से होकर जाएगी, ठीक, और एक प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस कंडीशन में एक इमेज बन जाएगा बच्चों a' b' बन जाएगा। इसको m पॉइंट ऑफ कंसीडर करें, इसको n, ये ऑप्टिकल सेंटर O हो जाएगा। फिर सुन लीजिए क्या बताया गया, माना L एक पतला लेंस है, या L एक लेंस है, L एक लेंस है जिसका प्रथम फोकस बिंदु f1, द्वितीय फोकस बिंदु f2 है बच्चों। प्रथम फोकस बिंदु f1 है, द्वितीय फोकस बिंदु f2 है। इसके प्रथम फोकस से x1 दूरी पर, प्रथम फोकस से x1 दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। प्रथम फोकस से x1 दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब a'-b' प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, ये वस्तु से एक समांतर प्रकाश की किरण, और आपको मालूम जो समांतर प्रकाश की किरण जो होती है वो फोकस से होकर पास होती है, मतलब होकर जाती है बच्चों, और जो फोकस से पास होती है वो समांतर हो जाती है। क्लियर है? सॉरी, यानी लेट L is a lens, लेट L is a sorry, let L is a lens, let L is a lens whose first focus point is f1 and second focus point is f2। L एक लेंस है जिसका फर्स्ट फोकस पॉइंट f1 है, सेकंड फोकस पॉइंट f2 है। An object AB, an object AB is placed at distance x1, an object AB is placed at distance x1 from first focus point and its image a'-b' is formed from second focus point f2 at distance x2। मतलब L एक लेंस है जिसका फर्स्ट फोकस पॉइंट f1 है, सेकंड फोकस पॉइंट f2 है। इसके फर्स्ट फोकस पॉइंट से x1 डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट AB रखी है बच्चों। इसके फर्स्ट फोकस पॉइंट से x1 डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट AB रखी है जिसका इमेज दूसरे फोकस पॉइंट से x2 दूरी पर आपको प्राप्त होता है। अब चलिए डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। डेरिवेशन कैसे देखिए, इन ट्रायंगल ABF1 and
ट्रायंगल F1ON, मतलब त्रिभुज ABF1 और F1ON में, ABF1 और F1ON में, इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं हम लोग। इन दोनों त्रिभुजों में कुछ सिमिलरिटीज की, तो सबसे पहली सिमिलरिटी एंगल AF1B इज इक्वल टू स्टूडेंट्स NF1O, AF1B इज इक्वल टू NF1O। ये दोनों एंगल इक्वल है बेटा। क्यों इक्वल है? रीजन है बेटा, ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, तो इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों इक्वल है। इसी प्रकार ये एंगल राइट एंगल है, 90 है बच्चों, तो ये भी तो राइट एंगल है। तो यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल O। क्यों? ईच ऑफ राइट एंगल मतलब समकोण, प्रत्येक 90 अंश का बच्चों। क्या है? 90 अंश का। ये भी 90 तो ये भी 90 अंश का। अब किसी त्रिभुज में, ट्रायंगल में दो एंगल यानी दो कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो यानी ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, कुल मिला के त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अतः सो ट्रायंगल ABF1 सिमिलर ट्रायंगल NF1O, ABF1 सिमिलर ट्रायंगल F1ON या NF1O, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बेटा। सिमिलर मतलब समरूप हो गए। कैसे हो गए? सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। कंडीशन ट्रिपल A मतलब एंगल एंगल एंगल। और जैसा कि आपको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है बच्चों। क्या? सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब बच्चों समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर। तो इस त्रिभुज की लंब भुजा परपेंडिकुलर साइड, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड बच्चों AB, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड AB, ठीक है। तो इसकी बेस साइड क्या हो जाएगी बेटा? इसकी परपेंडिकुलर साइड, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी? ON हो जाएगी। इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड AB, तो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड ON हो जाएगी बच्चों। यानी इसकी लंब भुजा तो इस त्रिभुज की भी लंब भुजा, इस त्रिभुज की आधार भुजा BF1 तो इस त्रिभुज की आधार भुजा F1O हो जाएगी बच्चों, ठीक। यहाँ पर ON की वैल्यू इसके बराबर है। अरे दोनों पैरेलल लाइंस है तो ON की वैल्यू A' के बराबर है। तो ON इज इक्वल टू A' रख दीजिए। सो AB अपान A' बराबर BF1 अपान F1O। इक्वेशन फर्स्ट निकल आई, ठीक। अब क्या करेंगे? इनको सिमिलर प्रूव कर लिया। अब देखिए ये ट्रायंगल MOF2 और F2A' ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बेटा। समरूप होंगे लेकिन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली, ये भी मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। और ये राइट एंगल बच्चों, तो ये भी राइट एंगल, मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण, ये समकोण, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप। तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार सिमिलरली ट्रायंगल MOF2 सिमिलर ट्रायंगल F2A'B', ट्रायंगल MOF2 और F2A', ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। कंडीशन वही अप्लाई होगी बच्चों, AAA मतलब एंगल एंगल एंगल। सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होता है। सो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड OM बट इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड ये। तो इस ट्रायंगल भाई सिमिलर है ना, समरूप है बच्चों, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसकी लंब भुजा बेटा, इस त्रिभुज की आधार भुजा OF2, तो इस त्रिभुज की आधार भुजा F2B'। अब आप देखो OM किसके बराबर है?
ओ एम, ये बेटा ए बी के बराबर है, ओ एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ओ एम की जगह ए बी लिख दीजिए, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपान एफ टू बी डैश। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश। अगर लेफ्ट पार्ट इक्वल है बच्चों तो राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया जाए तो बी एफ वन अपान एफ वन ओ इज इक्वल टू ओ एफ टू अपान एफ टू बी डैश, ये पार्ट भी बराबर हो गए। अब बी एफ वन, देखिए बी एफ वन ये पोजीशन है, दूरी है, एक्स वन है, माइनस क्यों बेटा, पोल की इस तरफ की, सॉरी कर्वेचर जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र के इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। F1O बेटा ये फर्स्ट फोकस पॉइंट था, प्रथम फोकस बिंदु, तो प्रथम फोकस दूरी हो जाएगी F1 माइनस की, ठीक। अब OF2 द्वितीय फोकस बिंदु, सेकंड फोकल पॉइंट, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। F2B डैश x2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टी, तो F1 F2 इज इक्वल टू x1 x2। मतलब आप कह सकते हैं बच्चों कि किसी लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियों का गुणनफल, ध्यान सुनिएगा, हम कह सकते हैं कि किसी लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियों का गुणनफल, उन फोकस बिंदुओं से क्रमशः वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियों का गुणनफल उन फोकस बिंदुओं से क्रमशः वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ focal length of a lens always be equal to multiplication of position of object and position of image from those focus point। तो ये बेटा न्यूटन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। और जाने से पहले मैं फिर से कह देता हूं कि कृपया मेरे फिजिक्स बाय पंकज पाल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपको नई से नई वीडियो फिजिक्स की प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।